जब रिजल्ट ही नहीं आएगा एग्जाम का तो रोजगार कैसे मिलेगा? रोजगार देने की मंशा नहीं है। जो नहीं कर सकते, झूठी बात नहीं कहनी चाहिए। जनता के साथ धोखा, इससे खराब दूसरी बात कोई नहीं हो सकती। हमारे पास झूठे नारे नहीं है, हम जो कहते हैं वो करते हैं, ये लोगों को भरोसा है। नेता कोई बहुत बड़ा जो देश की कुर्सी संभाले, जो प्रदेश की कुर्सी संभाले, जब वो झूठ बोलता है तो उससे लोगों के सपने टूटते हैं। मेरे लोगों के बीच जो रिश्ता है वो किसी जाति, धर्म या पार्टी के आधार पर नहीं, मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं। तो वहां में लोग बह गए, लोगों से नादानी हो गई, लेकिन आज जहां भी नादानी हुई लोगों से, लोग रियलाइज कर रहे हैं कि गलती हो गई। लोग चाहते हैं इस बार की अपनी गलती का सुधार करें। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल दस्तक में। मैं हूं सबा खान। मैं इस वक्त कानपुर में हूं और मेरे साथ सपा प्रत्याशी सतीश कुमार निगम जी हैं, जो कि सपा से इन्हें टिकट मिल गया है। सबसे पहले तो सर बहुत शुभकामनाएं कि आपको सपा से टिकट मिल गया है। जी, शुक्रिया आपका। किस तरह की तैयारियां हैं आपके क्षेत्र में और कैसी उम्मीदें हैं आपको क्षेत्र की जनता से? ना उम्मीद तो हम कभी नहीं होते, और जहां तक बात रह गई तैयारी की, तो हम कोई 1-2 दिन वाले लीडर नहीं हैं। हम पूरे 5 साल लोगों के बीच रहते हैं, लोगों के दुख में, दर्द में, ज़रूरत पे, मदद पे, जीवन मृत्यु सब में साथ रहते हैं। लोगों के सुख दुख के हम साथी हैं, और ये सही है कि जनता मुझसे बेहद मोहब्बत करती है और प्यार करती है। तो इसलिए मेरे लोगों से व्यक्तिगत पारिवारिक रिश्ते हैं, और साथ ही साथ मैंने इस क्षेत्र में बहुत सारे काम कराए हैं। जो डेवलपमेंट जो दिख रहा है आपको पूरे कल्याणपुर में, ये हमारे द्वारा कराया गया डेवलपमेंट है। तो मैं अपने विकास कार्यों के दम पर लोगों से जो मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं, उन रिश्तों के आधार पर, और जो आगे की मेरी योजना है कि हम कानपुर में पीजीआई लाना चाहते हैं। क्योंकि जब कोई बीमार होता है उसे संजय गांधी जाना पड़ता है। संजय गांधी में अक्सर ये होता है कि उसे जगह नहीं मिलती और उसे लौटा दिया जाता है। तो इस कानपुर और कानपुर के दूर तक लोगों को बहुत परेशानी है। तो अब की दफ़े हम कानपुर में ये भी हम लाना चाहते हैं, और इसके अलावा एक गवर्नमेंट पीजी कॉलेज गर्ल्स के लिए लाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी बहन बेटियों के लिए कोई पीजी कॉलेज नहीं जिसमें सारी फैकल्टी हो। तो एक वो भी लाना चाहते हैं। और हमारे इस क्षेत्र में कल्याणपुर विधानसभा के कई क्षेत्रों में जहाँ सीवर नहीं है, पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है। सड़कें तो मैंने बनवा दी थी, लेकिन इस बार हम वहाँ पर सीवर सिस्टम और पीने के पानी का सिस्टम भी लाएंगे, ताकि लोगों को अपने घर में शुद्ध पीने का पानी मिले और जल निकासी की व्यवस्था हो। जहाँ नालों की ज़रूरत होगी नाले भी बनवाएंगे, सीवर भी हम छुड़वाएंगे। इसके अलावा जब मैं एमएलए था तो मैंने इस पूरी कंस्टिट्यूंसी की एक सड़क बनवा दी थी। शायद ही कोई छूट गई हो, 2-4 सड़कें तो नहीं कहता जो मेरी नज़र में ना आई हो या किसी ने शिकायत ना की हो। और साथ ही साथ कानपुर में अगर मेट्रो चल रही है तो वो मेट्रो मेरी देन है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से मांग के हम उसे लाए थे, और लखनऊ के बाद सीधे हमारे कल्याणपुर लाए थे हम। दूसरी बात जो है, आप गंगा बैराज से लखनऊ जाते हैं, वो रास्ता भी मैंने ही बनवाया था। साथ ही साथ मैंने 660 मेगावाट का पनकी का पावर प्लांट हम लाए, और साथ उसमें कम से कम जब पावर प्लांट बनकर तैयार होगा तो उसमें कम से कम 10,000 बच्चों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा मैंने सैकड़ों बेड उसमें बढ़वाए आपकी कार्डियोलॉजी में, जिसकी वजह से लोगों को हृदय रोग संस्थान में इलाज आसानी से संभव हो जाता है। 100 बेड का न्यूरो साइंस सेंटर बनवाया मैंने यहाँ HBTI शिक्षा के क्षेत्र में मैंने HBTI को यूनिवर्सिटी बनवाया, रामा डेंटल को डीम्ड यूनिवर्सिटी बनवाया। तो मैंने शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत काम किया, और साथ ही साथ मैंने मेरे लोगों के बीच जो रिश्ता है वो किसी जाति, धर्म या पार्टी के आधार पर नहीं, मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं। लोग मुझे मेरे रिश्तों पर वोट देते हैं। अच्छा, आपने ये कहा कि सारे काम, आपने अपने काम तो गिना दिए कि हमने ही सारा विकास किया है। यहाँ पर आप पूर्व विधायक रह चुके हैं क्षेत्र में, तो फिर यहाँ पर बीजेपी से विधायिका चुनकर कैसे आ गई? उन्हें जनता ने कैसे चुन लिया? कभी कभी होता है, वो कहते हैं बहाव में लोग बह जाते हैं, तो बहाव में लोग बह गए, लोगों से नादानी हो गई। लेकिन आज जहाँ भी नादानी हुई लोगों से, लोग रियलाइज कर रहे हैं कि गलती हो गई। पहले वाला आदमी ठीक था, तो लोग चाहते हैं इस बार की अपनी गलती का सुधार करें। नहीं, हमने क्षेत्र में घुमा, हमने देखा, सर्वे किया, तो आपका नाम बहुत आया। लोगों ने बहुत तारीफें की आपकी, और बहुत नाम आया कि सतीश सर ने ये करवा दिया, वो करवा दिया।
लेकिन जो है जो 2017 में नकारा गया, तो क्या उसी हिसाब से आपको इस बार भी आने के चांसेस लगते हैं कि आप शिकस्त दे पाएंगी विधायिका को? हाँ, क्यों नहीं। शिकस्त देखिए, ना मैं जीता था ना मैं हारा। जब मैं जीता था तो गरीब आदमी, भला आदमी, शरीफ आदमी और विकास जीता था, और हमारे पास झूठे नारे नहीं हैं। हम जो कहते हैं वो करते हैं, ये लोगों को भरोसा है। अरे सर, ये चीज तो सभी पार्टियां कहती हैं कि जो हम कहते हैं वो करते हैं। नहीं, हम सबकी नहीं, हम अपनी बात कर रहे हैं कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। और हम ये पार्टी लेवल की बात हुई, हमारी समाजवादी पार्टी भी यही करती है। हम लोगों ने जितना वादा किया था कि हम नौजवानों को लैपटॉप देंगे, हम कन्या विद्याधन देंगे, हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, हम ये देंगे वो देंगे, जितनी योजनाएं थी हमारी सरकार की, हम लोगों ने सब पर काम किया। हम लोगों ने कहा था हम लोग किसानों की सिंचाई फ्री कर देंगे, हमने सिंचाई फ्री कर दिया। तो ऐसा नहीं है, हमने कहा था दवा फ्री कर देंगे, सारी जांचें फ्री कर देंगे, सारी दवा जांचें फ्री की, है ना। इसके अलावा ऐसा नहीं, हर क्षेत्र में हमारी सरकार ने काम किया। तो और जहाँ तक मैं तो अपनी व्यक्तिगत बात भी कह रहा हूँ कि हमारे बारे में एक चर्चा है कि अगर कोई आदमी से आप पूछें तो हर व्यक्ति ये कहेगा कि नहीं, वो सतीश निगम कभी झूठ नहीं बोलते, अगर उन्होंने हाँ किया है तो काम हो जाएगा। ये हमारा एतबार है लोगों को, हम पर लोग ऐसा भरोसा करते हैं। तो जो मेरे रिश्ते हैं, जो मेरा काम है, जो मैंने पीछे किया है, मेरे काम का मॉडल लोगों ने देखा है। तो लोगों को लगता है अगर सतीश निगम आएंगे विकास तभी होगा। सतीश निगम आएंगे, हम साधारण तौर पर किसी को भी टेलीफोन पे मिल जाते थे, मेरे घर कोई आया घर पे मिल जाते थे, सड़क पर कोई मिला तो सड़क पर मिल लेते थे। तो हम तो हर आदमी के दुख सुख में हमेशा जो भागीदार रहे, उनके साथ रहे। तो लोग महसूस करते हैं कि सतीश निगम का मतलब है कि कुछ काम अच्छा होगा। अच्छा, सरकार अभी जो मौजूदा सरकार चल रही है ये भी बहुत दावा करती है कि रोजगार दिया, शिक्षा में, मेडिकल में बहुत काम किया। आपको क्या लगता है, आपके मुताबिक क्या है? देखिए, कह देना और हो जाने में बड़ा फर्क है। दावा तो सरकार तमाम खोखले भी करती है। सच बात यह है कि जो समाजवादी पार्टी के वक्त कार्य हुआ उत्तर प्रदेश में, वो कहीं दूर तक कहीं नहीं हुआ इधर। आप देखिए ना कि 400 बच्चे मर गए थे गोरखपुर में, तो उसके बाद वहाँ क्या हालात बदल गए। कानपुर में आज पीजीआई की ज़रूरत है। यहाँ पर आप देखिए पूरे देश में कोरोना से कैसे लोग मरे। अब भी आप यकीन मानिए कोरोना से ज़्यादा लोग डेंगू से हर साल मर जाते हैं कानपुर में, और सरकार आंकड़े छिपा लेती है। तो आंकड़े छिपा लिए तो कोई फिर है ही नहीं उसमें। अगर आंकड़े छिपा लिए तो जब आपने आंकड़े छिपा लिए तो सच्चाई लोगों के सामने आई नहीं। सरकार के मुताबिक कोरोना का मैनेजमेंट बहुत बेहतर तरीके से किया गया था। वो लोग कोई कैसे भूलेंगे जिन्होंने अपने लोगों को ऐसे खोया, जो एक एक सांस के लिए एम्बुलेंस पर पड़े थे, वो जो एक एक सांस के लिए फुटपाथ पर पड़े थे, सड़क पर पड़े थे, जो बेड के लिए भागते घूम रहे थे और सरकार का कंट्रोल रूम मना कर रहा था कोई बेड नहीं है। मैं यहीं की बात बता दूं कि कल्याणपुर में मैं एमएलए नहीं था, लेकिन इसके बाद भी हम प्रतिदिन 25 से 30 लोगों को अपने व्यक्तिगत रिश्तों के आधार पर, जो हमारे हॉस्पिटल से के लोगों से भी अच्छे रिश्ते, उन रिश्तों के आधार पर मैं फ़ोन करके लोगों को जो है बेड की व्यवस्था कराता था, किसी को ऑक्सीजन, किसी को सिलेंडर की व्यवस्था कराता था। इस सरकार ने तो कितना बड़ा सफ़ेद झूठ बोला कि पूरे देश में कोई ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा। इसको कोई स्वीकार करेगा? सरकार ने ये गलत बात कही है। सरकार को ये स्वीकार करना चाहिए था कि हाँ गलती हुई और इस गलती का आगे सुधार करेंगे, आगे से कोई गलती नहीं होगी। लेकिन जब सरकार ने मना ही कर दिया है तो ऐसे उनने जो है सुधार भी कर लिया है, तो ऐसे उनने जो उसका उनका मैनेजमेंट भी ऐसा ही है। तो जब झूठा ही बोल रहा है तो सब कुछ है वो। अच्छा, ये जो मोदी जी ने रैली में ये बोला था कि हम पिछली सरकार जब बनाने को था तो रैली में बोला कि 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आएंगे, ठीक है। और उसी बात पे गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि ये तो जुमला था, और जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने बोला कि ये जुमला था और सभी को पता है जनता को कि ये जुमला ही है। तो क्या इस तरह के जुमले राजनीति में जनता को बरगलाने के लिए झूठे किए जाने चाहिए? मेरा मानना है नहीं। मेरा मानना है नहीं, कतई नहीं। क्योंकि जनता जब कोई देश का बड़ा नेता जब कोई बात कहता है तो उसकी बात को लोग बिल्कुल पूरी ईमानदारी स्वीकार करते हैं कि अच्छा ये फला आदमी अगर जीत के आएगा, सरकार बनेगी तो फला आदमी मुझे देगा। जनता तमाम उम्मीदें पाल लेती है, तमाम सपने पाल लेती है। जैसे 15 लाख की बात कही माननीय मोदी साहब ने, तो मोदी साहब के इस कथन के बाद तमाम हमने सुना था, तमाम नौजवान कह रहे थे इतना मिल जाएगा,
तो हम कोई रोजगार कर लेंगे। कोई कह रहा था कि साहब अगर ये हो जाएगा तो हमारी बिटिया सयानी शादी कर लेंगे, या हमारे बच्चे की आगे की पढ़ाई में इतना पैसा लगना है तो हमारी बिटिया पढ़ जाएगी, मेरा बेटा पढ़ जाएगा। तो तमाम सपने पा लेता है। किसी के पास एक कमरे का मकान नहीं, उसका सपना हो गया चलो कहीं 50 गज जो कहीं जगह लेकर के उसमें एक कमरा बना लेंगे। तो मेरा यही कहना है कि देखिए, ये मान के चलिए कि नेता कोई बहुत बड़ा जो देश की कुर्सी संभाले, जो प्रदेश की कुर्सी संभाले, जब वो झूठ बोलता है तो उससे लोगों के सपने टूटते हैं। मैं सभी नेताओं को कह रहा हूँ, देश का सभी नेताओं को, ये जनता ही हमें चुन के भेजती है। जनता नेताओं की भगवान है, और अगर भगवान से ही झूठ कोई बोलेगा तो अच्छी बात नहीं है। तो मेरा मानना है, अच्छा जनता किससे उम्मीद करती है? अपने नेताओं से। नेताओं को चाहिए, चाहे किसी पार्टी के हों, हम ये किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कह रहे, किसी पार्टी के हों, चाहे किसी स्तर के नेता हों, चाहे विधानसभा लड़ने वाले हों, चाहे लोकसभा लड़ने वाले हों, चाहे प्रदेश का नेतृत्व करने वाले हों, चाहे देश का नेतृत्व करने वाले हों, ये मान के चलिए कि इन नेताओं को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो सच है जनता के सामने लाना चाहिए, और जितनी आप लोगों के लिए कर सकते हैं वही बात कहनी चाहिए। जो नहीं कर सकते, झूठी बात नहीं कहनी चाहिए। जनता के साथ धोखा, इससे खराब दूसरी बात कोई नहीं हो सकती। अच्छा, हमारे सर्वे में एक चीज़ और निकल कर आई है कि जब हम दलित समाज में गए तो जो आरक्षण की बात आती है कि आरक्षण में घोटाला हुआ है, आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, सीटों में घोटाला हुआ है, तो उस चीज़ को लेकर हमारे सामने ये बात आई कि वहाँ पर जाके गोरखपुर में योगी जी भोजन करते हैं और दूसरी तरफ दलितों का आरक्षण खा रहे हैं। देखिए, दलितों और पिछड़ों के साथ हमेशा नाइंसाफ़ी होती रही है, और नाइंसाफ़ी तो ये सरकार अपर क्लास के साथ भी कर रही है। आप देख लीजिए कैसे फेक इनकाउंटर्स हो रहे हैं, कैसे जो है लोगों के मकान जो है गिराए जा रहे, बुलडोज किए जा रहे हैं, कैसे लोगों की प्रॉपर्टी हड़प की जा रही है। सरकार तो किसी की नहीं है, इसने तो किसी को नहीं छोड़ा। इस तरह की जब बातें सामने आती हैं, अपर क्लास के बच्चों को भी वजीफा नहीं मिल रहा है, स्कॉलरशिप जो मिल रही थी उनको भी नहीं मिल रहा है, बैकवर्ड को भी नहीं मिल रहा है, दलितों को भी नहीं मिल रहा है। तो ये तो सरकार जन विरोधी है। ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई या अगड़ा पिछड़ा दलित ही नहीं, बल्कि जन विरोधी सरकार है। ये सभी की विरोधी सरकार है। इस सरकार के आने के बाद देखिए स्थिति कितनी खराब है कि आदमी का कारोबार बंद हो गया। नोटबंदी के बाद सबका व्यापार चौपट हो गया। सारा आप कल्पना कर सकती हैं कि देश का पेट भरने वाला किसान अपने घर में नहीं सोता है। देश का पेट भरने वाला किसान आज अपने खेत पर सोता है, खेत पर सोने के लिए मजबूर है। क्यों? अगर जरा सी चूक हो जाए तो अन्ना जानवर घूम रहे हैं, सब पूरा खेत चल जाएंगे 2 मिनट में। सैकड़ों की तादाद में घूम रहे हैं, झुंड में घूम रहे हैं, 200-200, 500-500 के झुंड में। जिस खेत में 5 मिनट भी चले गए तो समझो खेत खत्म हो गया। तो बेचारे अब इतनी कड़कड़ाती सर्दी में जब आदमी अपने घर में और अपनी रजाई ओढ़ के नहीं सो पा रहा है तो वो बेचारे खेत पर पड़े। तो आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि हालात कितने खराब हैं। तो ये तो कुछ लोग ये भी तो हमारे बेरोजगार घूम रहे हैं कि नहीं, हमारे नौजवानों के पास रोजगार नहीं है। ये लोग फॉर्म भराते हैं, वैकेंसी क्रिएट करते हैं, हमारे बच्चे सब अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद तमाम सारे फिर कोई बहाना हो जाता है कि साहब ये हो गया, साहब ये पेपर लीक हो गया और इसको रद्द कर दिया गया। फिर अपने किसी आदमी को हाई कोर्ट भेज देते, कोई हाई कोर्ट से जा कर के एक उसमें रिट कराता है, सब पेपर रुक जाता है। जब रिजल्ट ही नहीं आएगा एग्जाम का तो रोजगार कैसे मिलेगा? रोजगार देने की मंशा नहीं है। 2 करोड़ रोजगार की बात कही गई थी। आज की तारीख में अगर 2 करोड़ रोजगार लोगों को मिलता तो 16 करोड़ लोगों को 8 साल में रोजगार मिल जाना चाहिए था। और एक परिवार में अगर 5 आदमी का एवरेज माना जाए तो 80 करोड़ लोगों को रोजगार मतलब जो है संपन्न हो जाना चाहिए था। 80 करोड़ लोग जो है खुशहाल हो जाते। लेकिन आज क्या है, 80 करोड़ लोग खुशहाल नहीं हुए। 80 करोड़ लोग आज राशन की लाइन में लग करके 5 किलो राशन ले रहे हैं। ये दुर्भाग्य है देश का। नौजवान बेरोजगार घूम रहा है। किसान कहते हैं कि जो है सपा की सरकार में गुंडे और माफिया जो थे उनको हमने खत्म कर दिया है। अच्छा, ये कौन है जिन्होंने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी? जिन्होंने किसानों पर गाड़ी चढ़ाई ये क्या है? ये माफिया नहीं है? आप बताएं ना। जिन्होंने बेटियों के साथ बलात्कार किया है ये माफिया नहीं है? ये गुंडे नहीं है? हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, आप ही से पूछ रहे कि आप मुझे बताइए कि NCRB के डेटा क्या कह रहे हैं? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ा है। क्यों?
ये बताइए, ये क्राइम नहीं है कि सरकार में बैठा कोई बड़ा नेता और ये सदन के अंदर कहे कि ठोक दो? हम आपसे पूछ रहे, बताइए, ये क्राइम नहीं है? अच्छा, पोस्टर भी तो देखा होगा आपने 2017 से पहले और 2017 के बाद का। काहे का पोस्टर? पोस्टर बीजेपी ने लगाया है ना, हाँ, योगी सरकार ने। हाँ, कि आपकी अपराध नहीं होगा, आपकी बेटियों के साथ जाति नहीं होगी। वो एक कोई योगी है कौन था वो, चिन्मयानंद साहब, वो कहाँ थे, किस पार्टी के थे? किस पार्टी के थे? आप बताइए, क्लीन चिट मिल गई उनको? क्लीन चिट मिल गई, क्यों? बीजेपी के थे, सरकार थी। तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि आखिरकार ये अपराध कहाँ है? अपराध कहाँ है? तो यही मैं कह रहा हूँ कि देखिए, ये मान के चलना चाहिए कि अपराध हमारी सरकार, अच्छा एनसीआरबी तो सरकारी संस्था है, एनसीआरबी के डेटा कह रहे हैं कि चाहे हत्या हो, लूट हो, दूसरे अन्य अपराध हो, सारे जघन्य अपराध 2 से 3 गुना ज़्यादा बढ़ गए इस सरकार में। उसके बाद भी सरकार कह रही कि सारे अपराधी जेल में हैं। अभी तो मैं टेलीविज़न पे देख रहा था कि एक कोई अपराधी था जिसको फरार सरकार ने जो घोषित कर रखा था वो क्रिकेट खिलवा रहा था, मुझे नाम नहीं याद है कौन था, है ना? तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए। तो ये हालत है, ये हालात हैं। तो अब क्या कहा जाए इसको? और उसके बाद भी सरकार कह रही है, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई ऐसे लोगों के खिलाफ, है ना? तो मेरा मानना है कि अपराधी की जाति धर्म नहीं होती, अपराधी सिर्फ अपराधी है। और देश में कानून का राज रहना चाहिए। देश में जो नेता हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि कानून का पालन हो, और कानून का अगर पालन नहीं कर सकते, अगर कोई रास्ता चलते किसी का एनकाउंटर करा दे या इस तरह से मार दे या अच्छा, हम ये आज तक ये नहीं समझ पाए कानून के किस मतलब प्राविधान में ये है कि आप किसी की इमारत गिरा दें, इमारत आप बुलडोज कर दें। क्या एक इसके बात और मैं मेंशन करूंगी यहाँ पर कि विकास दुबे को, जब विकास दुबे ने पुलिस को मारा तो उनको इनकाउंटर करवा दिया सीधा, लेकिन जिन्होंने इतने किसानों को मार दिया जिनके साजिश के तहत, उनको बुला के बिठा लिया गया, ये क्यों? मैं तो कह रहा हूँ ना कि सरकार जो कह रही है वो सच नहीं है। सरकार की मानसिकता अपराधी को दंड देने की नहीं है। अगर अपराधी की दंड देने की अगर मंशा होती तो आज आप बताइए, नाम तो उनका भी है, मंत्री जी का, गृह मंत्री साहब आज भी सरकार में है, अभी तो गृह मंत्री हैं वो, हैं। तो आप सोच लीजिए पहले तो सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा का सबसे बड़ा दावा तो गृह मंत्री कर रहे हैं। हाँ, इस देश में कौन सुरक्षित है अब ये तो गृह मंत्री जाने। अपने गरीबान में झांक के आदमी देखे कि दूसरे गरीबान क्यों देखते, अपना गरीबान झांक के देखें कि सच क्या है ना? हम उसको क्यों कहें? आप लोग अपने चैनल पे रोज ही खबर दिखाते हैं, आदमी न्याय के लिए भटक रहा है। जिस गांव में आप बैठी हैं, इसी गांव की एक बिटिया कोई यहाँ से ले गया है, 16 बरस की बिटिया, वो बेचारा FIR लिखाने के लिए यहाँ से घूम रहा है, अभी तक उसकी FIR नहीं लिखी गई। हमारे यहाँ जूही में एक मामला है, अंधी है बेचारी, है, तिरवई नगर थाने का पकड़ना, अंधी है, अभी वो बेचारी FIR, उसके साथ लोगों ने फ्रॉड किया है, और उसके बाद भी वो घूम रही है। पिछले 1 महीने से मैं 2 बार थाने कह चुका हूँ, अभी तक उसकी FIR नहीं लिखी गई है। ऐसे इंसाफ कैसे? अगर अंधा आदमी घूम रहा है, कोई बुजुर्ग आदमी घूम रहा है, किसी की बेटी चली जाती है, उस पर पुलिस का, तो सब ऐसे ही है, सब कोई सुनने वाला नहीं, देखने वाला नहीं है, सब बस चल रहा है। अगर मर्जी आई तो किसी का काम हो गया, नहीं मर जाए तो नहीं हुआ, क्योंकि मॉनिटरिंग नहीं है, प्रशासन पूरी तरह से निरंकुश है। अच्छा, ये जो सुनने में मिलता है जब हम क्षेत्र में निकलते हैं कि मोदी जी राशन फ्री दे रहे हैं, योगी जी, और शौचालय दिया, घर दिया, आवास दिया, बहुत सारे लोग बोलते हैं खाना तो खिला रहे हैं, मतलब राशन तो दे ही रहे हैं, तो क्या इसको किस तरह से जनता समझे? क्या लगता है आपको, इसका असर चुनाव में योगी की तरफ गिरेगा? देखिए, ये जो राशन दिया जा रहा है, बहुत गरीब लोग हैं जो भूखे हैं, परेशान हैं, इन्हें राशन के साथ साथ इन्हें रोजगार भी तो देना चाहिए। अगर रोजगार नहीं देंगे तो ये राशन मतलब केवल देकर क्या, अगर कोई 5 किलो राशन दे दे, 10 किलो राशन दे दे, तो क्या उसका जीवन चलेगा? और राशन कोई अपनी जेब से दे रहा है। 400 रुपये का सिलेंडर आज 1000 रुपये मिल रहा है, 600 रुपये ज़्यादा ले लिया, 300 का राशन दे दिया, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो धोखा है। 80 रुपये किलो बिकने वाला कड़वा तेल आज
200 रुपए किलो से ऊपर बिक रहा है। इसका सामना कैसे करेंगे आप? नहीं, ऐसे ही करेंगे। जो लोग बोल रहे हैं कि हमें मोदी राशन दे रहे हैं, लोगों को यही बताने की जरूरत है, यही हम लोग बता रहे हैं, यही हम लोग बता भी रहे हैं कि ये तो आपसे ही लेकर के आपको दे रहे, आपके 100 रुपए लेकर के आपको 25 ही रुपए दे रहे, 75 तब भी खाए जा रहे, और सच भी यही है। तो हमारे साथ बातचीत में थे सतीश कुमार निगम जी, जो सपा के प्रत्याशी हैं, टिकट मिल गया है इन्हें, और बहुत बोलबाला है क्षेत्र में। मैंने सर्वे किया, हर क्षेत्र में जाकर, जगह जगह जाकर हमने जब बात करनी चाहिए, डिबेट करनी चाहिए, तो लोगों ने इनका नाम बहुत ही बेबाकी से लिया कि जो भी होगा, एक बार चूक हुई है लेकिन दोबारा सतीश निगम जी ही आएंगे, और इनको हम अपना विधायक मान चुके हैं। ये भी बात क्षेत्र में जनता के मुंह से हम लोग को सुनने को मिली है। फिलहाल आगे की रणनीतियाँ क्या होती हैं इनकी, कैसे ये अपना यहाँ पर बच्चों से काम कर सकते हैं, और किस तरह से ये अपनी जो है यहाँ पर मुकाम बना सकते हैं, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। देखते रहें नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।